नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कड़ी में साकेत के नवम सर्ग में विरह वर्णन पर आगे चर्चा करेंगे। साकेत का नवम सर्ग कथा की दृष्टि से महत्वहीन है, किंतु विरहिणी उर्मिला के भावों का आकलन करने की दृष्टि से यह सर्ग साकेत की आत्मा है। इस सर्ग में गुप्त जी ने विरह वर्णन की प्राचीन और नवीन पद्धतियों का सम्मिश्रण किया है। प्राचीन पद्धति के अनुसार ताप का ऊहात्मक वर्णन तथा षड ऋतु का ढांचा है, तो दूसरी ओर व्यथा का संवेदनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण है। ताप का ऊहात्मक चित्रण। साकेत के नवम सर्ग में ऊहात्मक चित्रण तो है, लेकिन बहुत कम। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। जीवनगत विरह का दिग्दर्शन। उर्मिला का विरह बाहर की वस्तु नहीं है, वह तो उसके जीवन से घुल मिल गया है। न तो वह कुल की लाज छोड़ती है, न कोई आपनी को निमंत्रण देती है। वह राज परिवार की कुलवधू है, जो कारागार में बंद स्मृतियों में छटपटाती है। वह जीवन के सभी कार्य व्यापारों को अन्य मनस्तक भाव से पूरा करती है। उसे संयोग की स्मृतियाँ हो आती है, जब वह अपने पति को रसोई बनाकर खिलाती थी और तृप्ति पाती थी। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं इसे मैं अलोना सलोना। विरह में पर पीड़ा निवारण। उर्मिला को उसी के समान विरहिणी स्त्रियों को देखकर ये तसल्ली होती है कि संसार में वियोग दुख सहने वाली वह अकेली नहीं है। प्रेषित पतिकाएँ हो जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दे आ। सम दुख नहीं मिले तो दुख बांटे, जा पढ़ने परस्पर ले आ। षड ऋतु वर्णन के माध्यम से विरह व्यंजना। ऋतु परिवर्तन के साथ वियोग ने उर्मिला की भावना भी परिवर्तित होती रहती है। षट ऋतु की परंपरा बहुत प्राचीन है। साकेत में उसका प्रयोग नए ढंग से हुआ है। उर्मिला तपोयोगी ग्रीष्म का स्वागत करती है, क्योंकि वह खेतों का सार है। वियोग में वह परहित चिंतन में निरत रहती है। उर्मिला ग्रीष्म के ताप को लक्ष्मण की इंद्रियजित तपस्या से उद्भूत मानती है। मन को यों मत जीतो, बैठी है यह यहाँ बानिनी, सुध लो इसकी भी तो। फिर वर्षा आ जाती है, विरहिणियाँ अधिक पीड़ित होने लगती है, लेकिन उर्मिला अपनी पीड़ा को भूलकर लोक के प्रति वर्षा के उपकारों में ही खो जाती है।
बरस घटा बरसों में संग, सर से अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी। बादलों को देखकर उसकी संयोग स्मृतियाँ उभर आती है कर लिपट गए थे ये यहीं प्राणेश्वर, बाहर से संकुचित भीतर से फूले थे। शास्त्रीय काम दशाओं का चित्रण। नवम सर्ग में गुप्त जी ने एक और विरह का स्वच्छंद संवेदात्मक चित्रण किया है, तो दूसरी ओर संस्कृत आचार्यों द्वारा स्थापित 10 काम दशाओं की सीमा में भी उर्मिला के वियोग को बांधने का प्रयास किया है। हाँ, जिन सीमाओं में आचार्यों ने उन्हें जकड़ रखा है वे सर्वथा मान्य नहीं हैं। भावनाएं एक दूसरे से मिली जुली रहती है और अभिलाषा वहीं समाप्त हो जाती है। इसके आगे चिंता का राज्य है अथवा प्रलाप और उन्माद की परिधि की सीमा पर कोई विभाजक रेखा खींची हुई है, यह कहना अस्वाभाविक है। इन काम दशाओं की सुंदर झांकी नवम सर्ग में देखने योग्य है। अभिलाषा। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन, जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। स्मृति। लक्ष्मण उर्मिला के यौवन में प्रवेश करके दाम्पत्य रति के अनेक कौतुक किए थे। विरह में उर्मिला को वही स्मृतियाँ हो जाती है और उसकी विरह व्यथा उद्दीप्त हो उठती है। चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। मूर्छा। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ हूँ कुछ तो दया विचारो। उन्माद। उर्मिला को भ्रम होता है कि उसके प्रिय लौट आए हैं और अकेले ही आए हैं। वह नहीं फिरे, क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। विरह वर्णन में गंभीरता का आदर्श। नवम सर्ग में गुप्त जी ने उर्मिला के वियोग वर्णन में अगाध गंभीरता और आदर्श का गौरव सुरक्षित रखा है। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठ, किए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सठे सभी घर बैठ। रीतिकाल विरह से सादृश्य। गुप्त जी आधुनिक काल के कवि हैं, लेकिन प्राचीनता के भी पक्षधर हैं। उन्होंने साकेत में विशेषतः नवम सर्ग के विरह वर्णन में प्राचीनता और नवीनता का सुंदर समावेश किया है। प्रकृति वर्णन, अलंकार योजना आदि में नवीनता के साथ प्राचीन परिपाटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ठहर अरी इस हृदय में लगी विरह की आग, ताल वरंत से और भी धधक उठेगी जाग। इस दोहे में तो बिहारी का यह दुआ साकार हो जाता है। ओंधाई शीशी सुलखी छींटो, छुओ ने गात। रीतिकालीन कवियों की प्याला हाला वाली ऊहात्मक का यह उदाहरण। नीलम के प्याले में बुद्ध बुद्ध देकर उफन रही यह हाला। यह चमत्कार प्रियता रीतिकालीन कवियों की सामान्य प्रवृत्ति थी।
जहाँ औचित्य विचार नहीं किया वहाँ ऐसी उक्तियाँ अनुचित लगती है। इसको देखकर कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि नवम सर्ग का विरह वर्णन कवि के प्राणों की प्रेरणा से नहीं निकला, किंतु नवम सर्ग का गंभीर अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विरह वर्णन में विरह की अंतःबाह्य स्थितियों का जैसा निरूपण किया गया है उसका स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता है।